हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर जो हमारा है क्या हिस्ट्री का चैप्टर 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारी इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली। वैसे ही ऐसे साम्राज्य की भी राजधानी हुआ करती थी। तो उस टाइम पे एक जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, विजयनगर। विजयनगर कब से चला था, 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं सदी तक ये चलता रहा। अब हम देखते हैं विजयनगर अथवा विजय का शहर। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर महाप्रिया द्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा, तुंगभद्रा और दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। देखो पहले के जमाने में दीवारें कैसे हुआ करती थी। अब हम देखते हैं हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। कोलिन मैकेंजी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कोलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में जन्मे। कोलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षण तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हासिल की। उन्होंने 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा था, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं मैकेंजी और उनके सहायक या चित्रकार थॉमस हिकी द्वारा बनाए गए तेल चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाई और दूरबीन थामे उनका चपरासी सिनाजी और दाई और उनके ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित दाई और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर बुक्का द्वारा 1836 में की गई। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया,
जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु, चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास किया। कर्नाटक साम्राज्यमु, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी है। ये हमारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या हमारा तंजावुर की मंदिर है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है और इसका गोपुरम दिखाई दे रहा है। देखा था इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उनकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। शासक और व्यापारी, अब हम जानेंगे शासक और व्यापारियों के बारे में। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरिया, चेटी अथवा घोड़ों के व्यापारियों कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने की सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी होता था। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेवराय तुलुओ वंश से ही संबंध था। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तक बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। 1520 में हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार था, लेकिन फिर भी यहाँ अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी, और विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों के विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण का एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता में काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है,
के युद्ध में उतरी, जहां से उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय शासनकाल 1509 से 29 तक ने शासनकाल के विषय में अमुक्त मलयद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है की भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो कि हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर तथा उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। ये किसका कहना था? कृष्ण राय देव का। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें एक मानचित्र दे रखा है दक्षिण भारत लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा हमको हिंद महासागर से लेकर के इसमें कई सारे राज्य दिखाए। यहाँ पर श्रीलंका है, किवलोन है, रामानाथपुरम, तिरुवल्ली, कोचीन, वेगाई, मुदुरई, कावेरी, कालीकाट, तंजावुर, चिदम्बर, जिंजी, कांचीपुरम, मेलाबार, मैसूर, कोलार, चंद्रगिरी, केरी, चित्रदुर्ग, पेनार, ये विजयनगर। विजयनगर के पास में देखो यहाँ पर क्या है, तुंगभद्रा, कृष्णा और यहाँ पर ये गोवा, हैदराबाद, बीजापुर, भीमा, गुलबर्गा, गोलुकुंडा और बीदर, वारगल, ये यहाँ पर गोवा और ये इसके पास से ही स्थित है, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार करना आसान था। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाले विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर पर उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उनके निर्णायक रूप में पराजित कर दिया। यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम में उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। राय तथा नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीति खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली में के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों में भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावशाली सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों में रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट
भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अब हम उस समय के प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलाषित थी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये केंद्रीय भाग है, यहाँ पर तुंगभद्रा है, ये पवित्र केंद्र है, ये हम्पी है और अनेगंदी है, यहाँ पर शाही केंद्र, केंद्रीय भाग। ऐसे हम यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये हमारे विजयनगर का हमको दिया गया है और ये यहाँ पर क्या हमारा ये नगर है इसमें, तो इसका हम यहाँ पर मानचित्र देख सकते हैं। नक्शे पर बने 3 अंचलों को पहचानिए। मध्य भाग को ध्यान से देखिए। क्या आप नदियों से जुड़ती हुई नहरों को देख सकते हैं? आप कितनी किलेबंद दीवारों को देख सकते हैं तथा धार्मिक केंद्र किलेबंद था। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा क्या है, ये दीवारों से किलेबंद था। और यहाँ पर कितनी नदियाँ दिखाई दे रही है हमको, तो ये क्या है, तुंगभद्रा नदी है, ये हमारी अनेक नदी। ऐसे हम बहुत सारी नदियों को यहाँ पर इसके पास की नदियों को देख सकते हैं। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए गए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और उसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कॉन्ती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज़ाक नामक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेश तथा पुर्तगाल का फारनवो नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, के हैं। विशाल फैला हुआ शहर। यह डोमिंगो पेश द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण है। इस शहर का परिमाण है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वहाँ मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों तथा पानी की कई नालियों जो इसमें आती है, तथा कई स्थानों पर झीलें हैं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों में परिपूर्ण है, जो शहर के चारों करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने का व्यापक प्रबंधन करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज के केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर ने तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इस निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। हम यहाँ पर देख सकते हैं हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है।
राजा एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किमी से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो भारी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यहाँ तक कि झील से लाया जाता था, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा है कि वह 15 से 20 हजार आदमी थे, चींटियों की तरह। किले, बंदियां तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी दीवारों पर नजर डालते जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे भारी दीवार शहर की चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे, जिसके कारण वे अपनी स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये राज की केंद्र और की जाती है कृत्रिम जल प्रणाली हमको दी गई है। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली और दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जूते हुए खेत, बगीचे तथा आवासों के ओर पेश कहता है। इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत जहां वे धान उगाते और कई उद्यान है और बहुत दो झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातात्विदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरी केंद्र के बीच के एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले। यह क्षेत्र एक व्यापार नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य परिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नानगरों करवाते थे, यानी अन्न के नगर करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरी कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति अपनाई। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार, बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंद इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ है। पुरातात्विद ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाले सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किलेबंद दीवार में बना एक प्रवेश द्वार, ये हमको एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं,
यहाँ इस मंदिर के में क्या बना हुआ है, गोपुरम बना हुआ है। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्यतः लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विकों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई जाती है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी रहते हों या मुस्लिम रियासी मुल्ला भी था, जहां स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्यतः लोगों को आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसो कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी सुदृढ़ और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिर के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत पर कार्य करते थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, खनित पटरी का एक भाग दिखाया गया है हमको यहाँ पर, और ये चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े हैं यहाँ पर जो हमको दिखाए गए। विजयनगर में एक मस्जिद, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये विजयनगर की एक मस्जिद का चित्र हमको दिखाया गया है। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती है। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर में पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। महान वमी डिब्बा, इस क्षेत्र के कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया था। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच है, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडल पर एक ऊंचा मंच है, जिसमें 5-5 तक निश्चित दूरी तक लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के दूसरे से बहुत पास होने से कम खुला स्थान बचता होगा और इसीलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस परियोजना के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनमें पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधा उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में बनाए जाने वाले 10 दिन हिंदू त्योहार, जिसे दशहरा उत्तर भारत, दुर्गा पूजा बंगाल में तथा नवरात्रि महानवमी पारिदीपी भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी शाब्दिक अर्थ है महानवा। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये महानवमी डिब्बा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से बनाए जाते थे। विजयनगर का एक भवन सभा मंडल तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देता है, के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच सुंदरता से चित्रित। ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राज की पायल।
अब हम यहाँ पर देखते हैं महानवमी डिब्बे पर उत्कीर्ण चित्र। ये यहाँ ऐसे चित्र उस डिब्बे पर उत्कीर्ण किए गए हैं। किस पर? महानवमी डिब्बे पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उद्भव अवलोकन होता है। यह हमें अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखा जा सकता। मेहराबों को ध्यान से देखिए, संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से प्रभावित थी। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी मेहराब ये कैसी थी, यहाँ पर ये मेहराब कैसी दिखाई दे रही है हमको? इंडो इस्लामिक, मतलब ये एक तरीके से उल्टे कटोरों की तरह हुआ करती थी। तो ये हमें कैसे दिखाई दे रही? इंडो इस्लामिक तकनीकों की तरह दिखाई दे रही है। दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। कब? जैसे कि अभी हमने देखा था दशहरों के 10 दिन, महानवमी में और ऐसे दिनों में क्या करते थे? अपनी जो अधिराज्य का प्रदर्शन और अपनी ताकत और रुतबे का प्रदर्शन किया करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रति संप्रदा तथा सांझ लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिक की शुभ यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों और औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभ यात्रा के पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण जो हमको यहाँ पर दिखाया गया है। ये मेहराब का एक सूक्ष्म चित्रण हमको दिखाया गया है। राज के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक है लोटस कमल महल, जिसका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। एक सुझाव जो कि मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है यह है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित है, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कहीं थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कमल महल का एक ये तस्वीर है। ये कमल महल का हमको तस्वीर दिखाई दे रहा है। हाथियों के अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र। हाथियों के अस्तबल का नक्शा के संरचना समस्तरी अवलोकन देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल ये दिखाई दे रहा है हमको। अब हम यहाँ पर देखते हैं हजार राम मंदिरों की दीवारों पर मूर्ति कला। देखो किस तरीके की यहाँ पर मूर्ति कला की जाती थी। कहा जाता है संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। जैसा कि हम ये देख सकते हैं मदुराई के सभा मंडल का आंतरिक भाग। मेहराबों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम ये मेहराब देख सकते हैं। ये हमें क्या दिखा रही है कि ये कौन सी प्रथा से इंडो इस्लामिक से इसका विवरण हमको मिलता है कि इंडो इस्लामिक की तरह दिखाई दे रही है। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ
रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों को में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षण देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध रखता है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर का निर्माण को प्रोत्साहन देते हैं। अक्सर देवताओं को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान ही, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राज की प्रतिकृति मूर्तियों मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक साम्राज्य की राजधानी, ये क्या है, विजयनगर हमको दिखाया गया है। यहाँ पर आकाश से लिया गया तथा विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य, ये कैसे लिया गया, आकाश से ही लिया गया है। ये विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य, यहाँ पर कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर। देखो कितना विशाल मंदिर दिखाया गया है हमको। गोपुरम और मंडप, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राज की सत्ता की घोतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम अथवा राज की प्रवेश द्वार था, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनार रोका बोना प्रतीत कराते हैं, जो लंबी दूरी से ही मंदिर। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा दिखाया गया है। अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल है। 2 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं को काले रंग से भरा गया है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियां प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, हमको जलाशय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बरामदे और सभागारों को हम देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर देवालय है। देवी विवाह के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये विवाह के आयोजन में एक कल्याण मंडप का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखा चित्र। यह मूर्तियों वाले स्तंभ का एक ये रेखा चित्र हमको दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, हमको ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही है, कुछ इनका एक रेखा चित्र हमको दिखाया गया है। के होने का संकेत देते हैं, संभवतः शासकों की ताकत की याद दिलाते हैं, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे। सम्मिलित अब हम 2 मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों से सजाया गया और पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता है।
इन परिवर्धनों का अर्थ था केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभाघरों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मानाने और कुछ अन्य प्रयोगों देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप थे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, विट्ठल मंदिर का ये रथ दिखाई दे रहा है हमको। ये देखो इसकी पूरी आकृति कैसी है, रथ जैसे कि कोई रथ के ऊपर क्या रखा हुआ है, मंदिर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं झिंझी का झूलता मंडप। ये झिंझी का एक झूलता हुआ मंडप दिखाई दे रहा है हमको। इस देवता की पूजा के कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का घोतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी था। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसे ही उन्हें मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं मदुराई के नायकों द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम, यह जो हमको दिखाया गया है। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां, यहाँ सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। तदोपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं। यहाँ है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्ग समूह में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे। इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवालयों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया था। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी को स्थितियों को पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत था, उनका बस अब यही कुछ बचा है। हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर गंगावती, अनेगंदी, हम्पी, कादिरापुरम, नगेनहथली, कमलापुरम, अनंत सायनपुरी, होसपेट, और अब ये इनके बीच की कुछ दूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको कितने छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, यानी इनको वर्गों में। एन वर्ग दाएं ओर दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। ये देखो, इसको कितने छोटे छोटे वर्गों में इसको बांटा गया था। एम वर्ग, ये एनएम वर्ग दिखाया गया है हमको। जॉन एम फ्रिट्स
जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं, स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय की संपादन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनः निर्मित करने में सहायक होते हैं। मंदिर का नक्शा, ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? एक मंदिर का नक्शा दिखाई दे रहा है। अब बाजार, पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने का एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्तु और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामान्य घोड़े तथा टट्टू और कई तुरंज, नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी की मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं और सामान्य रूप से वहाँ शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहाँ बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों के, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियां, चूहे तथा बिल्ली, छिपकलियां 20 नग विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। उत्तरों की खोज में प्रश्न। सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते थे जो निर्माणकर्ता या प्रश्यदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का निर्माण होते थे। इन्हें हम समझ सकते हैं। अब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोकापरिचित परंपराओं से भी मिली जानकारी को संयोजित करें। कृष्णदेवराय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदंबरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक है जैसे कि दाग है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्थापत्य तत्वों के परीक्षण में हम यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इस विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया था, इस उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था? हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान
कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने के मात्र से नहीं दे सकते, संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध या कुछ संकेत दे सकें। एक साम्राज्य की राजधानी है, कौन सा है? विजयनगर, जो हमको दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है? रानी का स्नानघर नामक संरचना का एक भाग है। जो रानी थी उसका स्नान घर का एक ये यहाँ पर हमको क्या एक भाग दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं काल रेखा। महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 1206। लगभग 1300 से 1400 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1336। बहमनी राज्य की स्थापना। जौनपुर, कश्मीरी और मदुरई में सल्तनतें। लगभग 1400 से 1500 ईस्वी उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना। 1435। गुजरात और मालवा के सल्तनतों की स्थापना। अहमदाबाद नगर, बीजापुर, बेरार सल्तनतों का उदय 1490 में। लगभग 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय। 1510 में बहमनी राज्य का विनाश। गोलकुंडा की सल्तनत का उदय। 1518 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 में। अब हम देखते हैं काल रेखा 2। विजयनगर की खोज व संरक्षण की कुछ मुख्य घटनाएं। 1800 कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विचित्र चित्र लाए गए। 1876 में पूरा स्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का G.F. फ्लिट द्वारा प्रलेखन आरंभ। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल को घोषित किया जाना। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये जो कुछ क्वेश्चंस है इनको आप 100 से 150 शब्दों में दे सकते हो और यहाँ पर ये क्वेश्चन है ये 250 से 300 शब्दों में आपको देना है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।